नमस्कार दोस्तों, हमारे इस विश्व भारती यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ और वो कुछ इस तरह से है कि आप सभी लोग काफ़ी कुछ दिनों से और कम से कम मेरे ख्याल से 2 महीनों से तो महाराष्ट्र की परिस्थिति का हाल जानते होंगे और मीडिया के द्वारा जो कुछ जानकारी दी जा रही है, ये सब के ऊपर आपका ध्यान ज़रूर रहा होगा। तो अगर आप गौर से देखें कि जब से इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर मुंबई जैसे शहर के अंदर केराटिन के स्टिक्स पाए गए, एक्सप्लोजिव पाए गए और इसी वजह से पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत देश में और पूरे विश्व में इस चीज़ की चर्चाएं काफ़ी हुई। अब यहाँ पर ये विषय है कि क्योंकि ये एक्सप्लोजिव का इन्वॉल्वमेंट्स था और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि अ, जिस वजह से कि एनआईए अंदर आई उसमें, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन का नाम था और ये सब कुछ होते हुए हमारे जो महाराष्ट्र की वहाँ पर जो सरकार स्थापित है, 3 पहिए अलग अलग साइज़ के पहियों वाली सरकार, उन्होंने तो एटीएस को दे दिया, उसकी केस की जांच दे दी। उससे तो कुछ मिला नहीं, वो तो कुछ लोगों को अरेस्ट करके बोल रहे थे कि हो गई केस की जांच वगैरह। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि एनआईए जिस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जांच कर रही है, इतनी सारी गाड़ियाँ मिली, वो कैश काउंटिंग की, नोट के गिनने की मशीन मिली और बहुत कुछ मिला। और ये सब होते-होते आपको मालूम पड़ा होगा कि वहाँ के परमवीर सिंह जो पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं, उनको डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड्स बनाया गया। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिख दी कि वहाँ के जो गृह मंत्री उस समय के अनिल देशमुख, उन्होंने ये एपीआई सचिन वाजे से कुछ 100 करोड़ की उगाही करने को कह दिया था, आदेश दिया था मुँह ज़ुबानी। यानी वहाँ के जो बार है, रेस्टोरेंट है और कई बड़े-बड़े बिज़नेस वाले हैं, उनसे पैसा वसूली करना गैर कानूनी रूप से। और अगर पुलिस खुद अगर वहाँ की, तो वहाँ पर अगर बम रखे कोई अधिकारी या वो ये उगराही करे लोगों से गैर कानूनी काम, तो ये तो सरकार को और पुलिस को भी शोभा नहीं देता। पूरी वहाँ की पुलिस खराब है ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की पूरी पुलिस जो है, मैं वहाँ के काफ़ी सारे अधिकारियों को जानता हूँ, काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ पर। लेकिन उसमें से ऐसे कुछ जो हैं बोलते हैं कि बैड फिश इन अ फिश पॉन्ड, तो ऐसे 2-4 जो है वो ऐसी गंदी मछलियाँ निकलती हैं, बाकी कोई सभी लोग खराब है ऐसे नहीं है। लेकिन सरकार में जो मंत्री बैठे हैं, उन्होंने वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था, अच्छे कामों को बढ़ावा देना चाहिए था। उसके बजाय इन्होंने जो है गलत काम करने को पुलिस को लगा दिया, वहाँ के पुलिस के अधिकारियों को। अब ये सब होते हुए अगर आप देख रहे होंगे कि ये आरोप होने के बाद में फिर परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। वहाँ से डिसमिस होने के बाद में फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और उसी समय एक महिला हैं जो कि वकील हैं, एडवोकेट जयश्री पाटिल, उन्होंने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन इसी मसले में फाइल की और उन्होंने एक अर्जी ऑलरेडी देकर रखी थी वहाँ के मलाबार हिल पुलिस स्टेशन पर, जहाँ पर कि इस गृह मंत्री का शासकीय निवास स्थान है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि स्टेशन डायरी एंट्री तक में उन्होंने एंट्री नहीं की, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत नहीं की। तो इसके ऊपर बॉम्बे के हाई कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश लगाया दिया सीबीआई को कि आप जो हो इसके अंदर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करें और किसी भी तरह का दखल पात्र गुना अगर इसमें दिखता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो आप उस पर प्रोसीजर के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आगे की कार्रवाई करें। यानी कि आप एफआईआर रजिस्टर करें और कोई इन्वेस्टिगेशन करे और अरेस्ट अगर ज़रूरी है तो अरेस्ट भी करे। तो इस तरह का अगर आदेश निकलने के बाद में आपने एक चीज़ पे गौर किया होगा कि ये जो गृह मंत्री थे उस समय अनिल देशमुख, उन्होंने तो अपना जो राजीनामा है वो त्यागपत्र दे दिया। लेकिन उसके बाद वो गए सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए, वहाँ रिट पिटीशन लगाई कि हमारी कोई हियरिंग नहीं हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमको कोई हियरिंग नहीं दी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट जो हियरिंग का देने का सवाल है, तो आपकी जानकारी के लिए सबकी बता दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ खड़े हुए थे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से थे, यानी कि गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से थे। दूसरा, पुलिस का जो से होना चाहिए, जो कहना होना चाहिए इन सब विषयों पे, वो सब जवाब देने के लिए भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक बात हो गई और उसके बाद उसी समय महाराष्ट्र के राज्य के एमपी गवर्नमेंट ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक और रिट पिटीशन फाइल की हुई थी
कि स्टेट के जो अधिकार है, राज्य के जो अधिकार है, उसके ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है, यानी गैरकानूनी कब्जा किया जा रहा है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये तो हम अनाज खाते हैं, हम समझते हैं। तो उनको खुद को समझ में आना चाहिए कि एनआईए जो आई वो पार्लियामेंट्री जो ये है लॉ है, लेजिस्लेशन है एनआईए एक्ट, उसके तहत जो जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि एक्सप्लोजिव का विषय हो, आतंकवादी संगठन का विषय हो या कनेक्शन हो, तो बाय डिफॉल्ट उनको अधिकार है वहाँ का इन्वेस्टिगेशन करने का ऐसे केसेस। तो उस तहत में आई। और जहाँ तक सीबीआई का सवाल है, वो तो खुद आई ही नहीं, उन्हें तो हाईकोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश दिया गया है। तो इसलिए कोई राज्य के किसी भी अधिकार के ऊपर या कर्तव्य के ऊपर कोई भी तरह का इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है, ये स्पष्ट था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके दोनों की रिट पिटीशन डिसमिस कर दी। और ये सब होते होते हमारे जो राज्य हैं, वहाँ के महाराष्ट्र राज्य, उनके जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले ही वो फॉल्ट में पाए गए, जबकि महाराष्ट्र के विधानसभा में वो ये कह रहे थे कि एपीआई सचिन वाजे क्या ओसामा बिन लादेन है क्या। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाना बिल्कुल गलत काम था, और उन्होंने ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। लोगों का विश्वास खोते हुए वो नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद ये अपेक्षित था कि जैसे जैसे ये सब इंक्वायरी उनके ज़्यादा उनके करीब पहुंचेगी तो वो लॉकडाउन वगैरह लगाएंगे। तो लोगों ने, ये जो लॉकडाउन की जो परिस्थिति आई महाराष्ट्र में, वहाँ के लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों ने 2 महीने में किया क्या? आप तो सचिन वाजे और परमवीर सिंह को बचाने में लगे हुए थे, और यही परमवीर सिंह और सचिन वाजे हैं जिन्होंने कोर्ट में अर्जियां आप ही के खिलाफ की हैं। और ये हकीकत है कि कुछ, मेरे ख्याल से 3 तारीख को एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे ने कुछ अर्जियां, एक अर्जी लगाई है कोर्ट में, जो कि मीडिया में भी मसला बाहर आया कि उन्होंने न सिर्फ अनिल देशमुख को दोषी ठहराया है, अपने अर्जी के हिसाब से उन्होंने न सिर्फ अनिल देशमुख के खिलाफ आरोप किए, बल्कि उन्होंने शिवसेना के एक और मंत्री अनिल परब, परिवहन मंत्री, उनके खिलाफ भी बहुत जोरदार और ज़बरदस्त आरोप किए हैं। और वो आरोपों में दम इस वजह से है क्योंकि अगर एक अधिकारी आरोप करता तो गलत होता, और भी कई अधिकारी है जो सीबीआई और एनआईए के पास जो स्टेटमेंट हुए, उन्होंने भी ये सब चीज़ की पुष्टि की है। तो आप समझ लीजिए कि 2 महीने जिस तरह से सरकार का ध्यान ये परमवीर सिंह और सचिन वाजे को बचाने में गया है, तो उन्होंने उस समय न इस कोरोना, न इसकी वैक्सीनेशन, और ना ही कोई हॉस्पिटल्स, और ना ही किसी ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान दिया है कि दवाइयाँ हैं नहीं है, वैक्सीन है नहीं है। 2 दिन पहले जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने पूरे भारत के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, और उसमें उन्होंने महाराष्ट्र का जब विषय आया तो महाराष्ट्र के जो भी वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जो भी चीज़ें बताई, तो इन्होंने वहाँ बताया कि आपके यहाँ कोई वैक्सीनेशन खत्म नहीं हुई है। उन्होंने ऑनलाइन उनको बताया कि आपके पास अभी तक अनयूज्ड 13 लाख वैक्सीन का स्टॉक पड़ा हुआ है। उसके बावजूद अगर वो लोग वहाँ पर महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, तो 2 महीनों में उन्होंने, वैसे तो ये अर्जी लगाई नहीं, इस केंद्र को बताया नहीं कि हमारे पास स्टॉक खत्म होने आ रहा है। और जबकि 13 लाख वैक्सीन होते हुए तो कोई खत्म होने का सवाल नहीं था। अभी भी बोले हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से कहा है, तो यहाँ पर वैक्सीन महाराष्ट्र में वहाँ पर जरूर भिजवाई जाएगी। और उन्होंने ये चीज़ सोचनी चाहिए किसी के ऊपर आरोप करने के पहले कि केंद्र समर्थन नहीं दे रहा है। इनको बेड्स चाहिए केंद्र से, इनको वेंटिलेटर्स चाहिए केंद्र से, इनको वैक्सीनेशन चाहिए केंद्र से। तो इनका खुद का अस्तित्व क्या है? महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी है, वो किसका, उनका अस्तित्व क्या है? सरकार को उन्होंने खत्म कर दिया है कि बर्खास्त कर दिया? उनका खुद का कोई अस्तित्व है या नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने सोच विचार करना चाहिए। दूसरी चीज़, तो ना ही वो सुशांत का केस सॉल्व कर पाए, ना वो ये दिशा सालियान का केस सॉल्व कर पाए हैं, और ऐसे वो पूजा चौहान, ये सब इसी तरह से सस्पिशियस और मिस्टीरियस डेथ हुए, और ये सॉल्व भी नहीं कर पाए। ना इन्होंने बराबर से प्रयत्न किया है, ना इन्होंने कोई कोशिश की है। और इसे स्पष्ट है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र जिस परिस्थिति में और जिस दिशा में जा रहा है, वो बहुत ही खराब हालत है। और ये कुछ ऐसी जानकारी चल रही थी कि हफ्ता या 2 हफ्ता या 3 हफ्तों का जो है कड़क लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया जाएगा। अब ये लॉकडाउन लगाया जाए 1 हफ्ते के लिए, और फिर वो आहिस्ते आहिस्ते और 2 हफ्ते एक एक करके बढ़ाएं, या फिर 2 हफ्ते अनाउंस करके और उसके बाद 1 हफ्ता बढ़ाए, जो भी हो। लेकिन लोगों के मानसिक परिस्थिति इस तरह से है, कुछ महाराष्ट्र के जो रूरल साइड से, जो ग्रामीण भाग से जो जानकारी आ रही है, कि वहाँ के जो मीडियम और स्मॉल स्केल के जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, वो तो बहुत ही परेशान है, और वो इस तरह के किसी भी लॉकडाउन में कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट से इकोनॉमिक आर्थिक पैकेज की उम्मीद करते हैं, जो
आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट 600,000 बेड नहीं लगा सकती हॉस्पिटलों के अंदर, तो वो कोई आर्थिक पैकेज देगी, ऐसी हमें कोई अपेक्षा नहीं है। ये गवर्नमेंट ने खुद ही अपना अस्तित्व नष्ट कर चुके हैं। और ऐसी हालत में अगर ये लोअर और मिडिल क्लास के जो भी व्यवसायिक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे दुकान वाले हैं, वो लोग अगर कल रास्ते पे उतरे महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ हिंसा हो, तो ऐसी परिस्थिति नकारी नहीं जा सकती, ऐसी कोई शक्यता नकारी नहीं जा सकती। तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए आप जो है महाराष्ट्र के सभी लोगों से हम विनती करते हैं कि ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे कि कायदा और सुव्यवस्था भंग हो। और हम महाराष्ट्र के एमपी सरकार से भी अपील करते हैं कि ये जो एक साल भर से जो पूरे जो स्मॉल स्केल और ये जो भी मिडिल लेवल के जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनका पूरा कामकाज बंद रहा है, इनकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, तो इनको और फ्रस्ट्रेट नहीं करके इनको एक इकोनॉमिक पैकेज जरूर दिया जाए। और दूसरी चीज़, जितना हो सके लॉकडाउन कम से कम करने की कोशिश करें। और अगर किया भी जा रहा है तो कुछ इस तरह से हो कि ये स्मॉल स्केल या लोअर लेवल के और मिडिल क्लास के जो ट्रेडर्स हैं और बिजनेसमैन हैं या छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इनके ऊपर कम या तो परिणाम ना हो, या हो तो कम से कम हो। और दूसरी चीज़, तो इनकी जो राजनीति है या ये जो अधिकारियों को बचाना चाहते हैं, इस वो या ये सब चीज़ों पे इतना समय न गंवाएं कि यहाँ पर लोगों के जो स्वास्थ्य का सवाल है या लाइफ एंड डेथ का सवाल है, उसकी तरफ दुर्लक्ष्य हो या उस तरफ जो है वो इग्नोर ना करें वो लोग। इसीलिए हम मेरी आप सभी से ये निवेदन है आप सबसे कि आप जितना हो सके अपने घर से बाहर ना निकलिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, और अगर निकलना ज़रूरी है या बहुत ही इसेंशियल है तभी निकलें। और दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट वहाँ की लॉकडाउन लगाए न लगाए, वहाँ की गवर्नमेंट का तो एनडीए गवर्नमेंट का तो कुछ अस्तित्व दिख नहीं रहा है। लेकिन बहरहाल वहाँ महाराष्ट्र की जनता से मेरी अपील है कि उन्हीं के हाथ में उनका भविष्य है, उनका लाइफ एंड डेथ जो है अब उनको खुद संभालना है, ऐसी परिस्थिति दिख रही है। तो वहाँ के जो कॉरपोरेशन है और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या छोटी जो नगर पालिकाएँ हैं, उनके सभी एम्प्लॉय से भी मेरा निवेदन है कि जितना हो सके जनहित में आप काम कर सको, वो उतना ही जनता का आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। इनके जो पॉलिटिकल जो भी एम्बिशंस हैं या जो भी हैं, या शायद इनकम करने का हो, इनका जो कर्म इनके साथ है, इनका नसीब इनके साथ है, ये अगर जनता के साथ गलत कर रहे हैं तो इनको जरूर कुदरत और भगवान परमात्मा ये जरूर इनका इंसाफ करेंगे, इनको गलत काम का गलत नतीजा मिलेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, और अपने घर वालों का आपके घरों में अगर सीनियर सिटीजन है, आपके आस पड़ोस में सीनियर सिटीजन है, तो उनका भी पूरा ख्याल रखें। और जितना हो सके वैक्सीनेशन जितना आप ले सके 45 एंड अबव। और मैंने तो ऐसी भी कुछ जानकारी सुनी कि हो सकता है 12 या 18 साल के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए भी शायद वैक्सीनेशन चालू हो, और वहाँ पर गर्दी ना हो, रश हो, इसके लिए शायद कुछ अलग स्लॉट बनाए जाएँ। तो आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द आप वैक्सीनेशन भी ले लें। 14 या 15 तारीख तक तो वहाँ पर महाराष्ट्र में स्टॉक अवेलेबल होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप सभी से निवेदन है कि अच्छी तरह रहें, स्वस्थ रहें, आपके घर वालों के और अड़ोस पड़ोस में कोई सीनियर सिटीजन हो तो उनके भी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और उनको पूरा कोऑपरेशन दें। और जितना हो सके आसपास के जो अड़ोस पड़ोस के सीनियर सिटीजन उनका ज़रूर ध्यान रखें, ये ज़रूर कोशिश करें। ये आप सभी से विनंती है। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हमारे इस चैनल में हमारे इस वीडियो को देखा। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो या हमारे इस चैनल पे अलग जो दूसरे वीडियो हैं वो पसंद आए हों तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।